हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ष 2024 के लिए एसएससी जेएसटी पेपर 1 की परीक्षा के आयोजन में काफ़ी विलंब हुआ। लाजमी है इस के दूसरे चरण की परीक्षा के आयोजन में भी विलंब होगा और काफ़ी विलंब हो भी रहा है। इसके पीछे एक पुख्ता वजह भी है, वह है महाकुंभ का आयोजन। अब तो महाकुंभ का समापन भी हो चुका है, हर चीज़ अब नॉर्मलसी की ओर है, किंतु यह अनुमान लगाया गया था कि होली से पहले ही तिथि को डिक्लेयर कर दिया जाएगा पेपर 2 की परीक्षा की तिथि को, किंतु ऐसा नहीं हो पाया है। अब संभावना भी नहीं है कि होली से पहले आप लोगों का पेपर 2 की परीक्षा होगी। पेपर 2 की परीक्षा अब यह समझ करके चलिए होली के बाद ही आप मार्च के अंत तक आप मान करके चलिए पेपर 2 की परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। यह जो विलंब है उन लोगों के लिए एक अच्छी बात है जो पहली बार एसएससी जेएसटी की परीक्षा में बैठे और उन्हें मौका मिल रहा है एसएससी जेएसटी पेपर 2 की परीक्षा में बैठने की। वो काफ़ी गंभीरता से इस परीक्षा को लेकर के चल रहे होंगे, काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, और जिनको पहले से अनुभव प्राप्त है वो तो और भी अलग अलग तरह के टॉपिक्स को कवर कर चुके होंगे और करेंगे। चाहे वो अनुवाद का खंड हो, चाहे वह निबंध का खंड हो। अनुवाद के खंड में आप अलग अलग तरह के अनुच्छेद को आप उठा रहे होंगे और उसका आप टारगेट लैंग्वेज में रूपांतरण भी कर रहे होंगे। और जहाँ तक ऐसे टॉपिक्स की बात है, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के चल रहे होंगे, अलग अलग सेक्टर्स से संबंधित जो निबंध के शीर्षक हो सकते हैं, संभावित शीर्षक हो सकते हैं, और उसको लेकर के आप लिख करके अभ्यास अवश्य कर रहे होंगे। मैंने तो ऐसे के जो संभावित शीर्षक है वो तो दे ही चुके हैं। आप लोग उन संभावित शीर्षकों पर लिख भी रहे होंगे, लिख चुके होंगे। अब रिवीजन का दौर है, आप लोग रिवीजन अवश्य कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कट ऑफ काफ़ी बढ़ा है। 2023 का यदि फिगर हम लोग देखते हैं तो ओबीसी और यूआर कैटेगरीज़ के लिए जो 135.75 था, और वही 2024 में हम लोग जो कट ऑफ देख रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है। 15 अंक का हम लोग यहाँ पर इजाफा देख रहे हैं। 15 अंक काफ़ी मायने रखता है। 135.75 और कहाँ 150.75 यहाँ पर जा रहा है, 15 अंक का इजाफा हुआ है। तो इस कट ऑफ के बढ़ने का जो बढ़ा है वह संकेत देता है कि पेपर 2 की परीक्षा में भी अभ्यर्थी जो एवरेज अंक पेपर 2 में प्राप्त करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अंक वो अर्जित करने वाले हैं, और इस तरह से ओवरऑल जो कट ऑफ रहने वाला है वह भी अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा ही रहने वाला है। हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में हम लोग जानते हैं 125 के करीब एवरेज जाता है स्टूडेंट्स का, यदि हम लोग एवरेज निकालते हैं। किंतु अभी हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है और नए कैंडिडेट्स भी जुड़ गए हैं, उन लोग भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो कट ऑफ जो है वह पेपर 2 को लेकर के बढ़ने वाला है। 125 अंक जो एवरेज है, समझ जाइए कि 125 से ज़्यादा ही अंक अब अर्जित करने वाले अभ्यर्थी होंगे। आप मान करके चलिए, इसमें भी आप 15 अंक तो ज़रूर आप बढ़ाइए, तो कितना हो गया 140, और फिर इधर आप जोड़ दीजिए 150.75, 150 ही मान करके चलिए, और 140 इधर मान करके चलिए, तो कितना हो गया 290 अंक आपको लाने की आवश्यकता है। तब समझिए कि आप ग्रीन जोन में है, आपका अंतिम रूप से चयन हो सकता है। आप इतना अवश्य ला सकते हैं। यदि हम लोग पिछले बार में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले कुछ कैंडिडेट्स के बारे में बात करें, तो जो अधिकतम अंक प्राप्त हुआ पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके वह 338 था। 338 अंक लाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अधिकतम अंक एसएससी जेएसटी 2024 में जो प्राप्तांक अधिकतम प्राप्तांक हो सकता है वह 338 नहीं, 350 अंक भी रह सकता है। 350 अंक तक यह बढ़ेगा। तो मैं
इसलिए इस तरह का विश्लेषण कर रहा हूँ ताकि आप को जो मौका मिला है उस मौके का आप बहुत ही गंभीरता से उस मौके को लेना चाहिए और आपको अलग अलग तरह के टॉपिक्स को उठाना चाहिए, चाहे वो अनुवाद का खंड हो, चाहे वह निबंध का खंड हो, और उस पर आपको लिख करके अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आप अपने हैंडराइटिंग पर विशेष फोकस करें, क्योंकि कंटेंट आपका जितना भी ज़्यादा रहे, अच्छा क्यों ना हो, किंतु हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रहने के कारण से आपको एवरेज मार्क्स मिल सकता है और एवरेज मार्क्स से आपका अंतिम रूप से चयन नहीं हो सकता है। आशा करते हैं आप मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और उसी अनुरूप आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग आज के इस सेशन में इतना जानने के बाद एक ट्रांसलेशन का हम लोग अनुच्छेद लेंगे और हम लोग जानेंगे कि ट्रांसलेशन को किस तरह से करना चाहिए। फ्रेंड, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि मैंने पिछले कई वीडियोस में अलग अलग तरह के ट्रांसलेशन के पैसेजेस को लेकर के चला है। आप लोग उसे भी ज़रूर देखते होंगे और समझते होंगे कि किस तरह से किसी भी दिए गए अनुच्छेद का ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अनुवाद होता है, अनुवाद दो तरह से हम लोग बनाते हैं। एक तो शब्दानुवाद होता है जिसे हम लोग कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन, और जो दूसरा होता है वह होता है भावानुवाद। भावानुवाद को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फ्री ट्रांसलेशन, नहीं तो लिबरल ट्रांसलेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा, भावानुवाद या फ्री जो ट्रांसलेशन होता है वही बेहतर ट्रांसलेशन होता है। लिटरल ट्रांसलेशन को पढ़ करके ऐसा लगता है कि यह बनावटी है, आपका अनुभव वहाँ से प्रतिलक्षित नहीं होता है। आपको भावानुवाद अवश्य करना चाहिए और इसके लिए आप जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अलग अलग तरह के शब्दों को ले सकते हैं और उसका सही प्रयोग कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। रेलेवेंट पैसेजेस उठाइए अनुवाद के लिए और उन्हीं रेलेवेंट पैसेज को बनाने का प्रयास करिए, उसका स्वमूल्यांकन करिए और कोई एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट के द्वारा उसका मूल्यांकन अवश्य करवाइए। ओके, फुल लेंथ मॉक्स भी देना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे समय का प्रबंधन आपका होता है, आप अच्छी तरह से समय का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बीच बीच में आपको फुल लेंथ मॉक भी देना ज़रूरी है। अब चलते हैं ट्रांसलेशन के एक पैसेज का अनुवाद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी सूचना है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, पेपर 2 की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए ई बुक यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इस ई बुक में आप 60 के करीब अनुवाद से संबंधित पैसेजेस आपको प्राप्त होंगे, उसका सल्यूशन भी आपको प्राप्त होगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे, 2023, 2022, 2020, 2018, 2017 के सल्यूशंस आपको प्राप्त होंगे और अभ्यास के लिए काफ़ी सारे जो रेलेवेंट पैसेजेस हो सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो आपको प्राप्त होने वाला है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी आप देखेंगे इस ई बुक में। इसमें आप इस बुक को आप पूरी तरह से डाउनलोड अपने मोबाइल में कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही साथ वन लाइनर मॉक्स भी दिया गया है। इस किताब को लेने के बाद आप जो भी आरआरबी जीएसटी की परीक्षा में बैठ रहे हैं या अन्य परीक्षा में बैठ रहे हैं जिसमें कि वन लाइनर ट्रांसलेशन मॉक्स आते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर कई मॉक्स दिए हैं, 30 मॉक्स दिए हैं। ये आपके ट्रांसलेशन की दक्षता अवश्य बढ़ाएंगे। आप इस 149 रुपये के इस ई बुक को ज़रूर परचेज करें और इसका लाभ अवश्य उठाएं। अब बात करते हैं उस ट्रांसलेशन पैसेज की। सबसे पहला वाक्य हम लोग यहाँ देखते हैं, क्या, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। माता तो हम लोग जानते हैं मदर, मातृभूमि का मतलब मदरलैंड, यही होता है ना। और बढ़कर होती है तो ग्रेटर हम लोग लगा सकते हैं इसमें। वास्तव में यह कथन सत्य है।
वास्तव में इन रियलिटी लगाइए, इंडीड लगाइए, और सत्य है तो ट्रू आप लगाइए। माता न तो केवल हमें जन्म दिया परंतु मातृभूमि ने तो हमें प्यार भरे अंक, अंक मतलब गोद हो गया, आप लोग सभी जानते होंगे, हिंदी तो आप लोगों की अच्छी है ही, अंक में लेकर हमारा लालन पालन किया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी कलिष्ठ शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। हम लोग सीधा सीधी इसका ट्रांसलेशन करते हैं। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मदर, यहाँ तुलनात्मक तरीके से वाक्य को हम लोग बनाएंगे। मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर। आर ग्रेटर हो गया, किससे ज़्यादा बड़ा है, बढ़कर किससे होती है, स्वर्ग से, ग्रेटर दैन हेवन हो गया। यहाँ पर मेरे ख्याल से इतने छोटे से सेंटेंस में व्याख्या की कोई आवश्यकता है नहीं, आप लोग यही वाक्य बनाए भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में यह कथन सत्य है। वास्तव में इंडीड का प्रयोग करिए, या इन रियलिटी का प्रयोग करिए, रियली का प्रयोग करिए। ओके, वास्तव में इंडीड, यह कथन सत्य है। दिस स्टेटमेंट इज इंडीड ट्रू। इंडीड का प्रयोग यदि हम लोग बाद में करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा यह एम्फेटिक हो जाता है, जोरदार सूचक वह हो जाता है वाक्य, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पर। दिस स्टेटमेंट इज इंडीड लगाइए, इंडीड ट्रू। ध्यान दीजिएगा, इंडीड एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ वास्तव में हो सकता है, नहीं तो कहीं पर भी हम लोग जब जोर डालते हैं कोई भी शब्द को लेकर के या कोई भी वाक्य पर जोर डालते हैं, तब इंडीड का अर्थ वहाँ पर भी हो सकता है, ही हो सकता है। ठीक है, इसलिए इंडीड का प्रयोग आप अलग अलग अर्थों में अवश्य करेंगे। आगे देखते हैं। माता न तो केवल हमें जन्म दिया। देखिए, सेंटेंस यदि यहाँ देखा जाए, अंग्रेजी को थोड़ा सा ध्यान रखें, तब दिया क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है। ये भी देखिए सिंपल पास्ट टेंस में। आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों में अंतर बहुत सारे जगहों पर नहीं देखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में जो ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग सीखते हैं उसमें दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश की यदि बात करें तो वहाँ पर भी हिंदी ग्रामर के जैसा फॉलो किया जाता है। अर्थात अमेरिकन जब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस देखते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस नहीं मानते, उस टेंस में उसे नहीं मानते, उसे सिंपल पास्ट टेंस दे दिया जाता है। जैसे कि वह आ गया है तो ही केम उन लोग बोल देते हैं। जबकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो ही हैज़ कम हम लोग बोलेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो सेंटेंस है यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में जो दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आप इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, नहीं। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रभाव है, जन्म दिया है, अभी तो हम लाइव है ना। इस कारण से इस वाक्य के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। माता ने तो केवल हमें जन्म दिया है, मदर हैज़ जस्ट गिवन अस बर्थ। यहाँ तो के लिए हम लोग जस्ट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो मियरली का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चलेंगे मदर हैज़ जस्ट गिवन अस बर्थ, बट कॉमा देकर के आगे बढ़ेंगे, बट मदरलैंड, मातृभूमि मदरलैंड, यही सब्जेक्ट यहाँ पर होगा। बट मदरलैंड ने तो हमें प्यार भरे अंक में लेकर हमारा लालन पालन किया। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो भाव है वे अलंकारिक है, और हिंदी का जो अलंकार होता है और अंग्रेजी के अलंकार का जो प्रयोग होता है, दोनों में स्पष्ट अंतर देखा जाता है। वाक्य विन्यास की जहाँ तक बात है, कोशिश ज़रूर करिएगा कि भाव को पकड़ करके आप उसका अनुवाद करिएगा। ये नहीं कि आप अंक में लेकर के, मतलब गोद में उठा करके, बाय पिकिंग अस इन हर लैप एंड नर्चर, कुछ इस तरह से आप भाव दे देंगे। उस तरह से नहीं देना है।
ठीक है। तो वहाँ पर वह क्या हो जाएगा, शाब्दिक अनुवाद, फिर भावानुवाद वो नहीं होगा। लिबरल ट्रांसलेशन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। बट मदरलैंड हैज़, हमें प्यार, हमें तो है ना, बट मदर लैंड हैज़, और चूंकि तो का प्रयोग किया गया है तब थोड़ा यहाँ पर और क्लोजनेस की यदि हम लोग बात करें तब इट इज़ का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इसे हम लोग यहाँ से हटाते हैं और हम लोग लिखेंगे बट इट इज़ मदरलैंड, ठीक है। यही व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ, इट इज़ द पर्सन whom I know। स्पष्ट हुआ, या इट इज़ द वेरी पर्सन आई नो, ऐसे करके भी लेकर चल सकते हैं, या दिस इज़ द वेरी पर्सन दैट आई नो। तो 3 तरह से इस भाव को अंग्रेजी में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास लोच रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसके लिए काफ़ी अभ्यास की आवश्यकता होती है। परंतु मातृभूमि ने तो हमें प्यार भरे अंक में लेकर हमारा लालन पालन किया, बट इट इज मदरलैंड दैट, लालन पालन करने के लिए क्या हम लोग अंग्रेजी देते हैं, ब्रिंग अप, है ना, नर्चर दे सकते हैं, फॉस्टर दे सकते हैं, नरिश दे सकते हैं। देखिए 3 शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है, जो आपको अच्छा लगे। नर्चर लगाना चाहें तो लगाइए, फॉस्टर लगाना चाहिए तो लगाइए, आप ब्रिंग अप का प्रयोग करना चाहते तो करिए, नरिश का प्रयोग या नर्चर का प्रयोग मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। इट इज़ मदरलैंड दैट हैज़, लालन पालन किया है, तो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाएंगे, ठीक है। दैट हैज़ nurtured us in her lap with love and care, with love and care, ठीक है। आप यहाँ पर इस इन हर लैप को छोड़ भी सकते हैं। स्पष्ट हुआ, क्या हो गया तब, बट इट इज़ मदरलैंड दैट हैज़ नर्चर्ड अस विथ लव एंड केयर। कोई दिक्कत यहाँ तक? लव एंड केयर का मतलब एक ही हो गया, प्यार भरे। स्पष्ट। अगला हम लोग अंश देखते हैं इस अनुच्छेद का, और उसे भी हम लोग ट्रांसलेशन, आप लोग मिलाते चले जाइएगा। स्वमूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, मेरे मूल्यांकन से ज़्यादा अब ज़रूरी है कि आप स्वयं के वाक्य का मूल्यांकन करें, तभी आप आत्मनिर्भर बनेंगे। नहीं तो फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो दिक्कत होगा। आप मार्क्स के लिए ज़रूर आप सोचें कि मुझे कितना मार्क्स मिल रहा है, लेकिन वाक्यों का जो इवैल्यूएशन है, जो पैसेजेस का जो इवैल्यूएशन है, उसे आप लोगों को खुद करना चाहिए, ठीक है। उसकी पवित्र रज में लेटकर हम बड़े हुए हैं। रज किसको कहते हैं? धूल कहते हैं हम लोग, ओके। मिट्टी कहते हैं रज को। उसकी पवित्र रज में लेटकर हम बड़े हुए हैं। कौन बड़े हुए हैं? हम। तो सब्जेक्ट हमारा हम है, तो कहेंगे वी हैव, बड़े हुए हैं तो वी हैव ग्रोन अप। यह फ्रेज है हम लोगों का, वी हैव ग्रोन अप। ग्रोन अप, उसकी पवित्र रज में, ग्रोन अप ऑन द सॉइल ऑफ, ऑन द सैक्रेड, ऑन इट्स सैक्रेड, ऐसे कर दीजिए, ऑन इट्स सैक्रेड, पवित्र है, पवित्र, तो सैक्रेड लगाइए, सैंक्टिमोनियस आप लगा सकते हैं, ओके। सैक्रेड सॉइल, इट्स ओके। हमारे जीवन के लिए उसने अन्न दिया, वस्त्र दिया। अब यहाँ देखिए, हमारे जीवन के लिए उसने अन्न दिया। यहाँ पर चूंकि देखिए वो लैब के उधर बात किए हुए हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
बट इट इज़ मदरलैंड दैट हैज़ नर्चर्ड इट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस मदरलैंड का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। लैब का प्रयोग किए हैं हम लोग, इसका अर्थ यही हुआ कि हम लोग इसका मानवीयकरण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को इस मदरलैंड को समझना चाहिए एक फीमेल। स्पष्ट हुआ। और फीमेल समझते हुए हम लोग यहाँ पर इट्स का प्रयोग ना करते हुए हम लोग यहाँ पर करेंगे हर। ठीक है, तो वी हैव ग्रोन अप ऑन हर सैक्रेड सॉइल। ऐसे भी आप लोग नाउन के चैप्टर में पढ़े होंगे अंग्रेजी भाषा में कि जब कोई भी चीज़ सैक्रेड होता है, चाहे वो न्यूटर जेंडर ही क्यों ना हो, जैसे सूरज हो गया, पृथ्वी हो गया, आप तारे ले लिए, मून लिए, तो मून को देखिए हम लोग मामा कह करके पुकारते हैं। तो जहाँ पर भी सैक्रेडनेस की बात होगी, जहाँ पर पवित्रता की बात होगी, जहाँ पर सम्मान का भाव होगा, तो वह न्यूट्रल ही क्यों ना हो, वह न्यूटर जेंडर ही क्यों ना हो, उसके लिए हम उसका जेंडर निर्धारित करते हैं और जेंडर के अनुसार हम लोग उसके लिए शी, हर, ही, हिज, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मदरलैंड के बारे में बात किया जा रहा है, इस कारण से हम लोग हर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। वी हैव ग्रोन अप ऑन हर सैक्रेड सॉइल। स्पष्ट हो गया। हमारे जीवन के लिए उसने अन्न दिया, देखिए अन्न दिया, तब यहाँ पर कहेंगे शी हैज़। अब अन्न दिया, शी हैज़ प्रोवाइडेड। शी हैज़ प्रोवाइडेड क्या दिया? अन्न दिया। शी प्रोवाइडेड अस विथ अन्न। अन्न मतलब फूड, यहाँ पर ग्रेन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, शी हैज़ प्रोवाइडेड अस विथ ग्रेन्स। प्रोवाइड के बाद हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तब विथ का प्रयोग करेंगे। आप इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं, शी हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेन्स टू अस। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं तब प्रीपोजिशन टू आ जाएगा। क्लियर हो गया? शी हैज़ प्रोवाइडेड अस विथ ग्रेन्स। ग्रेन्स अब है जीवन के लिए, तो जीवन के लिए फॉर सर्वाइवल, चूँकि हम लोग आहार लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, तो जीवित रहने के लिए लेते हैं ना, तो यहाँ पर फॉर सर्वाइवल आप लगा दीजिए। ओके, और फिर वस्त्र दिया हम लोगों को, एंड क्लोथ्स। एंड क्लोथ्स, अब क्लोथ्स किस लिए दिया? पहनने के लिए दिया। क्लोथ्स टू वेयर, इसको स्पष्ट जरूर आप कर दीजिए कि किस लिए। यहाँ पर तो दे दिया है कि ग्रेन्स हम लोगों ने दिया, हम लोगों को दिया गया ताकि हम लोग जिंदा रह सके, और कपड़े दिए हैं किस लिए? पहनने के लिए दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, उसने एक से एक श्रेष्ठ द्रव्यों के द्वारा हमारा पोषण किया। उसने, तो फिर यहाँ पर शी का प्रयोग करेंगे, शी हैज़। अब वर्ब हमें लगाना है, पोषण किया, तो शी हैज़ नर्चर्ड। ऊपर में हम लोगों ने नर्चर्ड शब्द का प्रयोग किया, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, नर्चर्ड अस। हम लोगों को नर्चर्ड किया है। किस चीज़ से नर्चर्ड किया है? किस चीज़ से पोषण किया है? तो एक से एक श्रेष्ठ द्रव्यों के द्वारा, नर्चर्ड अस विथ, प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे, प्रोवाइड के साथ, प्रोवाइड के जैसा ही इसका भी केस चलता है। ओके, नर्चर्ड अस विथ श्रेष्ठ द्रव्य। द्रव्यों कहने का मतलब कोई भी चीज़ हो गया, चाहे वो उसमें लिक्विड हो गया, चाहे सॉलिड हो गया या गैस हो गया, उसे ही हम लोग द्रव्य कहते हैं। द्रव यदि कहते हैं तब वो लिक्विड हो गया, लेकिन द्रव्य आ गया तब इसमें कुछ भी आ सकता है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं थिंग, और थिंग में कुछ भी चीज़ आ सकता है। ओके, नर्चर्स अस विथ एक से एक, विथ every comfortable या with the best things, सीधा सीधी ऐसे भी लेकर के चल सकते हैं। एक से एक दिन के लिए हम लोग सीधा सीधी with the best things ये लगा दीजिए, with the best things, सबसे अच्छे चीज़ों से उसने हमारा पोषण किया है। मातृभूमि की अनंत कृपा से हमने संसार के समस्त सुखों का अब उपभोग किया है। तो मातृभूमि की अनंत कृपा से
हमने संसार के समस्त सुखों का उपभोग किया है, तो कहेंगे वी हैव। उपभोग कोई भी चीज़ का किया जाता है उसमें एन्जॉयमेंट शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो वी हैव एन्जॉयड all the comforts, okay, all the worldly comforts या all the comforts of the world, सुख के लिए comforts of the world, ये हो गया of the world, अनंत कृपा से by her, अनंत है infinite ग्रेस, ब्लेसिंग्स भी आप दे सकते हैं। स्पष्ट हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस अनंत कृपामयी जन्मभूमि के प्रति हमारा अनंत कर्तव्य है। उस अनंत कृपामयी जन्मभूमि के प्रति हमारा अनंत कर्तव्य है। हमारा अनंत कर्तव्य है अर्थात वी हैव डीपेस्ट, यहाँ पर अनंत के लिए इन्फिनिट का प्रयोग नहीं करेंगे। वी हैव डीपेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी नहीं, वी हैव बाउंडन ड्यूटी लगा दीजिएगा। हम उस कर्तव्य से बंधे हैं कि कोई भी चीज़ हमें प्राप्त होता है तो हम उसके प्रति अनुग्रहित हो जाते हैं, और उसके सेंस में हम लोग इन्फिनिट शब्द का प्रयोग ना करते हुए हम लोग कर्तव्य के लिए हम लोग बंधा हुआ जो ड्यूटी है तो कर्तव्य है, तो कहेंगे वी हैव बाउंडन ड्यूटी, वी हैव बाउंडन ड्यूटी ड्यूटी टुवर्ड्स, किसके प्रति, पीछे से लेकर के चलेंगे, ड्यूटी टुवर्ड्स उस कह रहा है, टुवर्ड्स दैट अनंत कृपा में, टुवर्ड्स दैट यहाँ पर कृपामयी के लिए कॉम्पैशनेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ब्लेसिंग कह सकते हैं, टुवर्ड्स दैट यहाँ पर अनंत के लिए इन्फिनिट शब्द का प्रयोग यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। वी हैव बाउंडेड ड्यूटी टुवर्ड्स that compassionate motherland, that very compassionate, very लगा दीजिए, ओके, that very compassionate motherland, ओके। तो ध्यान भी रखना है यह कि कौन सा शब्द हम लोग प्रयोग करेंगे, ये नहीं कि अनंत के लिए आप इन्फिनिट कॉम्पैशनेट मदरलैंड लगा दीजिएगा तो वो वहाँ पर गलत अर्थ देगा। यहाँ पर वेरी लगा दीजिए, ओके, वेरी कॉम्पैशनेट मदरलैंड। स्पष्ट हो गया? चाहे हम विद्यार्थी हो, गृहस्थी हो अथवा सन्यासी हो, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे दैट वेरी कॉम्पैशनेट मदरलैंड रिगार्डलेस। यहाँ पर रिगार्डलेस मतलब इस बात को छोड़ करके, रिगार्डलेस ऑफ का अर्थ आप लोगों को समझना है। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है इस बात को छोड़ करके कि हम विद्यार्थी है या गृहस्थी है या सन्यासी है। तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर का प्रयोग हम लोगों ने सीखा है ऑलरेडी। रिगार्डलेस ऑफ वेदर वी आर क्या है, विद्यार्थी, वी आर स्टूडेंट्स, और वी आर स्टूडेंट्स, हाउस होल्डर्स, और कॉमा देकर के ही आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, लिखा गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हाउस होल्डर्स और सन्यासी के लिए हम लोग लगाएंगे, सन्यासी के लिए हर्मिट अगर लगाते हैं तो साधु हो जाएगा। सेज यदि लगाते हैं तो सेज का मतलब हो गया ज्ञानी, है ना, जैसे विवेकानंद एक सेज थे। यहाँ पर सन्यासी है तो आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा, असेटिक, ओके। वी आर स्टूडेंट्स, हाउस होल्डर्स और असेटिक्स, क्लियर हो गया। नाउन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। राष्ट्र का और विद्यार्थी का वही संबंध है जो माता और पुत्र का होता है।
तब दोनों के बीच में तो सिमिलर संबंध है यहाँ पर, इसलिए क्या करेंगे, राष्ट्र का और विद्यार्थी का वही संबंध है, तो कहेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन and the students is, सब्जेक्ट हमारा द रिलेशनशिप है, इज द सेम एज द रिलेशनशिप, एज दैट ऑफ भी का भी प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं, एज दैट ऑफ, यहाँ पर एज द रिलेशनशिप दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़े ही होंगे कि नाउन के रिपीटिशन को, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने का काम कौन करता है, प्रोनाउन करता है। ओके, द स्टूडेंट्स इज द सेम एज दैट बिटवीन, एज दैट द रिलेशनशिप के बदले में आया, इसके बाद क्या लगाना है, बिटवीन। अब बिटवीन के बाद फिर क्या लगाएंगे, माता और पुत्र का, एज दैट बिटवीन मदर एंड सन, एज दैट बिटवीन अ मदर लगाइए, बिटवीन अ मदर एंड हर सन, स्पष्ट हो गया। उनकी मान मर्यादा की रक्षा करने का सब पर समान उत्तरदायित्व है, एक जैसा उत्तरदायित्व है। ओके, तब कहेंगे कि ऑल हैव, सभी का समान उत्तरदायित्व है, तो ऑल हैव कॉमन, ठीक है, कॉमन, समान है तो कॉमन हो गया, ऑल हैव कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब किसके प्रति, ऑल हैव कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर, तो क्या, सब पर तो हो ही गया, इधर से तो बन ही गया, रक्षा करने का, है ना, उनकी मान मर्यादा की रक्षा करने का, ऑल हैव कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सेफ गार्ड, एक शब्द है सेफ गार्ड, आप लोग को तो अवश्य पढ़े होंगे, टू सेफ गार्ड आप लगा सकते हैं, टू सेव डिग्निटी कह सकते हैं, सेफ गार्ड थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, टू सेफ गार्ड हर, या प्रोटेक्ट आप लगा सकते हैं, टू प्रोटेक्ट हर डिग्निटी, प्रोटेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बड़ा अच्छा वो भी वर्ड है। ओके, सेफ गार्ड हर डिग्निटी, यहाँ तक स्पष्ट हो गया, मेरे ख्याल से कोई यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, विद्यार्थी यह कहकर कि हम तो विद्यार्थी है, इससे बच नहीं सकते, कौन बच नहीं सकते, विद्यार्थी नहीं बच सकते, क्या कहकर, यह कहकर के नहीं बच सकते, सब्जेक्ट तो हमारा विद्यार्थी ही आ रहा है ना, तो कहेंगे कि स्टूडेंट्स, प्लूरल फॉर्म देंगे तो द लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स कैन नॉट, बच सकते हैं तो एस्केप का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर इग्नोर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, स्टूडेंट्स कैन नॉट इग्नोर, यह कहकर कि हम विद्यार्थी है, इससे बच नहीं सकता, कैन नॉट इग्नोर दिस बाई सेइंग, कहकर, बाई सेइंग दैट दे आर। अब हम तो शब्द का प्रयोग करेंगे, यह क्या है, जोरदार भाव को यह प्रकट करता है, इस कारण से इसके लिए हम लोग एक स्पेशल वर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे एक बार पढ़ लीजिए, स्टूडेंट्स कैन नॉट इग्नोर दिस बाय सेइंग दैट दे आर जस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या दे आर मियरली का प्रयोग कर सकते हैं, दे आर मियर लर्नर्स, मियरली नहीं होगा, मियर होगा ना, मियर, ये एडवर्ब का प्रयोग यहाँ करना गलत हो जाएगा, दे आर जस्ट लर्नर्स का प्रयोग कर सकते, दे आर जस्ट स्टूडेंट्स लगाइए, दे आर जस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। विद्यार्थी के लिए लर्नर शब्द इसलिए मेरे जुबान पर आया क्योंकि विद्यार्थी का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या जोड़ अर्थी, है ना, विद्या धन अर्थी आपका इस तरह से बन रहा है ना, जो अर्थ कहने का मतलब होता है जिसे आप प्राप्त करते हैं। ओके, तो इसलिए लर्नर शब्द का प्रयोग यहाँ पर स्टूडेंट्स के बदले में कर सकते हैं।
आगे देखिएगा, आज के विद्यार्थी कल के नागरिक है। आज के विद्यार्थी, टुडेज स्टूडेंट्स आर, टुडेज स्टूडेंट्स, यहाँ टुडे का प्रयोग एज अ नाउन किया गया। टुडे एडवर्ब भी हो सकता है। ओके, टुडेज स्टूडेंट्स आर टुमारोज, टुमारोज क्या है, टुमारोज सिटीजन्स। ये भी हो गया, बहुत हल्का था। उन्हें प्रारंभ से ही अपने राष्ट्र और अपने देश के प्रति कर्तव्यों को जानना चाहिए। तो दे शुड, दे शुड का प्रयोग करिए, नहीं तो एक बड़ा सुंदर सा मॉडल है ऑट टू। जब भी बाउंडेड ड्यूटी का भाव आता है, जब भी कोई सिंसियर ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन का भाव रहता है, तब हम लोग ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोगों को देश की सेवा करना चाहिए, हम लोग कहेंगे वी ऑट टू सर्व आवर नेशन। यहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरह से काम करना चाहिए, लिखना चाहिए। दे ऑट टू क्या है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे, उन्हें प्रारंभ से ही अपने राष्ट्र और अपने देश के प्रति कर्तव्यों को जानना चाहिए। दे ऑट टू नो, ओके, दे ऑट टू नो, क्या जानना चाहिए, कर्तव्यों को जानना चाहिए। दे ऑट टू नो देयर ड्यूटीज, देयर ड्यूटीज, अब किसके प्रति ड्यूटीज, दे ऑट टू नो देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स देयर अपने राष्ट्र और अपने देश, देयर नेशंस, राष्ट्र और देश तो लगभग एक जैसा ही होता है, देयर नेशन एंड कंट्री नहीं कह दीजिएगा, दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर दे यहाँ पर। टू नो देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स देयर नेशन, ओके, टुवर्ड्स देयर नेशन, प्रारंभ से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या फ्रॉम द बिगिनिंग, ये चीज़ लगा दें, फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया। ये फ्रॉम द बिगिन को आप शुरू में भी लगा सकते हैं। तब देखिए इस पार्ट का भी यहाँ पर ट्रांसलेशन हम लोगों का हो गया है। आगे देखते हैं, प्रारंभ से ही उन्हें अपना दृष्टिकोण विस्तृत और कार्यक्षेत्र विशाल रखना चाहिए। प्रारंभ से, फिर यहाँ प्रारंभ से आ गया तो शुरू में आप लगा दीजिए, नहीं तो फिर लास्ट में जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हम लोगों ने लगाया उस तरह से लगा सकते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग है, फ्रॉम द आउटसेट भी लगा सकते हैं इसके लिए। ओके, हम लोग देखते हैं, अपना दृष्टिकोण विस्तृत और कार्यक्षेत्र विशाल रखना चाहिए। तो अपना दृष्टिकोण, तो यहाँ ओन पर्सपेक्टिव नहीं लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ओन कभी भी नहीं आ सकता है। बहुत सारे जो छात्र हैं वो कुछ इस तरह से प्रयोग कर देते हैं, अपना है तो ओन लगा दिए। ओन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। स्पष्ट हुआ। अपना के लिए यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे, दे रखना चाहिए। फिर यहाँ ऑट टू का प्रयोग करिए, दे ऑट टू दृष्टिकोण विस्तृत रखना चाहिए। दे ऑट टू कीप देयर पर्सपेक्टिव्स, दृष्टिकोण के लिए तो यही होता है ना, दे ऑट टू कीप देयर पर्सपेक्टिव्स विस्तृत, विस्तृत के लिए हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव, ओके, आप इसका प्रयोग कर सकते, पर्सपेक्टिव्स वाइड पर्सपेक्टिव होता है ना, तो वाइड लगा दीजिए। दे ऑट टू कीप देयर पर्सपेक्टिव्स वाइड एंड द फील्ड ऑफ एक्शन, एंड द फील्ड ऑफ एक्शन, कार्यक्षेत्र, ओके, द फील्ड ऑफ एक्शन, कार्यक्षेत्र विशाल रखना चाहिए, तो वास्ट लगा दीजिए। एक बार पढ़ लीजिए, दे ऑट टू कीप देयर पर्सपेक्टिव्स वाइड एंड द फील्ड ऑफ एक्शन वास्ट। यहाँ पर फील्ड ऑफ एक्शंस लगा दीजिए, ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। एक ही क्षेत्र में कोई भी अगर रहते हैं तो वो कई तरह के कार्य करते हैं, तो इसलिए एक्शंस शब्द यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सटीक लग रहा है। आगे देखिए, विद्यार्थी का समस्त जीवन केवल अपना ही नहीं, वह समाज और राष्ट्र का भी है। विद्यार्थी का समस्त जीवन, द एंटायर लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, स्पष्ट हो गया। द एंटायर लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट फॉर देमसेल्व्स बट, अब समझ में आया कैसे करके बनेगा, द एंटायर लाइफ
ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट फॉर देमसेल्व्स। खुद के लिए नहीं होता है, वह केवल अपना ही नहीं होता है देमसेल्व्स, बट फॉर समाज और राष्ट्र का भी होता है। ओके, बट फॉर दिस सोसाइटी एंड द नेशन एज वेल। स्पष्ट हो गया यहाँ पर। आगे देखते हैं, विद्यार्थी से राष्ट्र को बहुत कुछ आशा रहती है। क्या हो जाएगा? कहेंगे हम लोग राष्ट्र को बहुत आशा रहती। किसको आशा रहती है? राष्ट्र को आशा रहती है। ठीक है, तो सीधा सीधी द नेशन लगाएंगे यहाँ पर। द नेशन हैज़, बहुत कुछ आशा रहती है, हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस किससे? तब विद्यार्थी से। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। इस तरह से बन गया यहाँ पर। और है क्या? और नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पैसेज को लेकर के बहुत परेशानी हुई होगी। आप लोग काफ़ी सटीकता से इसका अनुवाद किए होंगे। एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह के पैसेज आते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो अवश्य पूछें। ओके, थैंक यू।